बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आज हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल और इसके साथ साथ नील बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें से आपको ये टॉपिक सही समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स की लाइट मौजूद होती हैं। एक टाइप मेरे पास वो है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, एक लेयर, एक वेवलेंथ या सिंगल वेवलेंथ मौजूद हो, तो ऐसी लाइट क्या कहलाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरी लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये है कि ऐसी लाइट जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेवलेंथ मौजूद हो या मल्टीपल वेवलेंथ मौजूद हो, तो उसको क्या नाम देते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये लाइट का पता होना आपको लाजमी है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है। जैसे हमारे पास जो वाइट लाइट होता है या सूरज की रोशनी होती है, बल्ब होता है, टॉर्च होता है, तो वो जो रोशनी होती है, इस रोशनी को हम क्या नाम देते हैं कि हमारे पास लाइन होता है, हमारे पास क्या होता है, जो लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती हैं। क्या लाइट होती है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे मेरे पास एक सूरज की रोशनी है, जो टॉर्च की रोशनी है, ठीक है, इससे जो रोशनी निकलती है, कौन कौन सी लाइट होती है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम समझते हैं। देखें, किसी भी वाइट लाइट को जब आप किसी प्रिज्म से पास करते हैं, या आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, सही है, या आपके पास क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, आपके पास क्या है, स्क्रीन है। देखिए, प्रिज्म का काम क्या होता है कि जितनी भी आपके पास जो लाइट आती है उसके अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ होती है, तो उस लाइट को स्प्लिट करता है, स्प्लिट में डिस्पर्स कर लेता है। तो डिस्पर्स करने के बाद स्क्रीन के ऊपर जो कुछ नज़र आता है, जितनी इसके अंदर वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्डिनरी लाइट या वाइट लाइट को आपने पास किया प्रिज्म से, या आपके पास क्या है, प्रिज्म, वाइट लाइट ने, यानी हमारे पास जो सूरज की रोशनी है या लाइट की रोशनी है, उसको जब आपने प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म ने उस लाइट के अंदर जितने वेवलेंथ्स मौजूद हैं, जितने उसके अंदर लैम्डा मौजूद हैं, जितने वेवलेंथ उसके अंदर मौजूद है, उसने उसको क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट मतलब उसको ब्रेक कर लिया, डिस्पर्स कर लिया। ठीक है, तो तो डिस्पर्स करने के बाद स्क्रीन, या स्क्रीन लगा हुआ है, तो स्क्रीन के ऊपर जो जो कलर्स नज़र आते हैं, तो ये जो कलर्स हैं, जो बैंड्स हैं, बैंड्स ऑफ कलर्स हैं, इसको क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। यानी आपने लाइट को प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म ने उस लाइट को स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद आपको जो चीज़ नज़र है, जो स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, जो बैंड्स ऑफ कलर मिला, उसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रम में 2 टाइप से होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करते हैं, तो हमें डिफरेंट वेवलेंथ के क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेब गायर, VIBGYOR। ठीक है, तो ये आपके मेरे यहाँ तक। अगर आप वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, तो प्रिज्म उस वाइट लाइट को 7 कलर्स के अंदर ब्रेक करता है। ये 7 कलर्स के अंदर उसको क्या करता है, स्प्लिट करता है, डिस्पर्स करता है। तो 7 कलर में जो डिस्पर्स होता है, इससे रेनबो आपने देखा बारिश के बाद जो हमें आसमान में कलर नज़र आते हैं, ठीक है, वो कलर्स क्या होते हैं, इस तरतीब से होते हैं। वेब गायर उसको बोलते हैं। विमिन कलर्स के नाम हैं सर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो डिफरेंट टाइप के जो रेड कलर्स मौजूद हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम होता है। और ये स्पेक्ट्रम चूँकि एक के बाद दूसरा कलर होता है, यानी इन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो कलर नज़र आते हैं लाइट के, ये जो लाइट की जो आपके पास क्या है, जो स्पेक्ट्रम है, इसमें कोई गैप मौजूद नहीं होता। मतलब कि आपका वायलेट
और इंडिगो के दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता, मतलब एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होते हैं, बल्कि एक सर अगर एक दूसरे के अंदर क्या है, एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं, सही है, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। तो इस वजह से आपका ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम आपके पास ये जो लाइट है, ये वाइट लाइट को जब प्रिज्म डिस्पर्स करता है तो इसकी जो लिमिट होती है तकरीबन 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये मौजूद होती हैं। कहाँ से कहाँ तक मौजूद होती हैं, 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये आपके पास जो बैंड होता है या जो आपके पास स्पेक्ट्रम होता है, ये कहाँ से वॉयलेट से लेकर रेड तक आपके पास कंटिन्यूसली ये मौजूद होता है। अब इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब आपके पास क्या है, वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू ग्रीन, इसके दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता। इसकी वजह से कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम होता है, इसका नाम क्या है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हम क्या समझने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम समझने जा रहे थे। तो ऐसी आपके पास जो भी आपके पास लाइट है, अगर आप उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो उस लाइट के अंदर जो वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं, तो वो या वेवलेंथ्स के कलर्स के लें, जो कलर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, सिंगल लाइन को वो स्प्लिट कर लेता है मल्टीपल वेवलेंथ्स के अंदर, जो हमें कैसे नज़र आता है, स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। तो इसमें क्या होता है, कोई उसके अंदर डिफरेंस मौजूद नहीं होता, मतलब दो लेयरों के दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरह हमारे पास दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, कि हमारे पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो दोनों हमारे पास स्पेक्ट्रम हैं, ये कौन स्पेक्ट्रम है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। इससे पहले हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, तो हमारे पास क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में नहीं आता। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरे क्या हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिसमें आज हम पहले पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। अब देखें, तो क्या डिस्कस करते हैं हम, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस मौजूद है, गैस पर सब कौन सा गैस है, H2 गैस है। क्लियर है यहाँ तक। ये आपके पास क्या है, प्रिज्म है, और आपके पास क्या है, स्क्रीन है। इस सिलेंडर के अंदर जो गैस मौजूद है, जब इसको थर्मली हीट किया जाता है, यानी हीट बाय इलेक्ट्रिसिटी से, हाई वोल्टेज से, जब इस हाइड्रोजन गैस को इस सिलेंडर के अंदर हीट किया जाता है, ठीक है। हीट करने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस मौजूद हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं। तो हीट करने के बाद यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकली, ठीक है, क्या निकली, कुछ रेडिएशंस निकली। उन रेडिएशंस को पास से किसमें से, प्रिज्म में से पास में कुछ ही आपके पास यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बना, इसमें से कुछ ही वेवलेंथ्स मौजूद थी। मतलब जिस तरह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें बैंड्स ऑफ कलर बनता है, डिफरेंट कलर्स, इनफाइनाइट कलर्स, इनफाइनाइट रेडिएशंस हमें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें जब गैस को हीट किया, एक्साइटेशन के बाद जब डी एक्साइट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या निकलते हैं, कुछ रेडिएशंस निकालते हैं। तो रेडिएशन जब उसने निकाली, उसको प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म में उन्होंने देखा कि यहाँ पर उसको कुछ वेवलेंथ्स उनको मिले, और कुछ वेवलेंथ उसको यहाँ से गायब नज़र आए, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या मिले उनको, सम स्पेसिफाइड वेवलेंथ उनको क्या मिले, ठीक है, सम स्पेसिफाइड वेवलेंथ उनको स्क्रीन पर नज़र आए। तो ये वेवलेंथ कैसे तय है, इसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये वेवलेंथ क्या आता है, आपके पास पर से आपको स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर कुछ वेवलेंथ उनको नज़र आए, कुछ वेवलेंथ उनको नज़र नहीं आए। मतलब कि आप फर्स्ट ये आपके पास एक क्या है, स्क्रीन के ऊपर एक वेवलेंथ नज़र आए, फिर बीच में से वेवलेंथ गायब है, फिर वेवलेंथ नज़र आए, इस तरह, ठीक है। इस तरह आपके पास यहाँ जो इनको जो वेवलेंथ नज़र आए, ये वेवलेंथ, इनको उसने क्या नाम दिया, डिस्क्रीट,
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या इसको क्या नाम दिया उन्होंने, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को क्या नाम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसमें क्या देखा, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि गैस लिया, गैस के अंदर उसने कोई भी गैस बड़ा, हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो उसने जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फिल किया, तो उसके बाद उस सिलेंडर को थर्मली उन्होंने हीट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। तो जब उनको हीट किया तो लाजिम बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी गेट कर लेते हैं, तो एक्साइट होते हैं, वहाँ पर हाई एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो अपनी लोअर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। तो डी एक्साइट जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, रेडिएशंस। तो इस रेडिएशंस को जब उन्होंने प्रिज्म से पास किया, जब प्रिज्म से उन्होंने देखा कि उनको कुछ वेवलेंथ स्क्रीन के ऊपर या कुछ कलर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गए, लेकिन उनको कंटिन्यूस सारे स्पेक्ट्रम वहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आए स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें से कुछ वेवलेंथ स्क्रीन के ऊपर मौजूद थी, बीच बीच में से कुछ जो आपके पास वेवलेंथ वो क्या थी, गायब थी। ठीक है, इस तरह फर्स्ट आपके पास 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक आपके पास वेवलेंथ मौजूद होती हैं। तो फर्स्ट 4000 के ऊपर वेवलेंथ मौजूद हैं, फिर 4500 पे एक वेवलेंथ मौजूद है, फिर 7000 के ऊपर है, फिर 7300 के ऊपर है। तो इस तरह उनको कुछ वेवलेंथ स्क्रीन के ऊपर नज़र आए, लेकिन सारे उनको कलर्स या वेवलेंथ उनको नज़र नहीं है स्क्रीन के ऊपर। बीच बीच में से रेडिएशंस क्या आती या वेवलेंथ क्या आती, गायब थी। तो इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने जो नाम दिया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको क्या नाम देते हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ने पढ़ लिया, ये स्पेक्ट्रम कौन स्पेक्ट्रम कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी गैस के लिए, सही है, लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी गैस के लिए क्या है, एक फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। क्या होता है, फिंगरप्रिंट, यानी इस रीजन से, यानी इस रेडिएशंस के ज़रिए, ठीक है, यानी इस स्पेक्ट्रम के ज़रिए हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये हर गैस का स्पेसिफाइड होता है। फर्स्ट कह रहा है के पास क्या है, हीलियम का जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा अलग टाइप का बनता है, हाइड्रोजन का अलग बनता है, नियॉन का अलग बनता है, जिंक का अलग, नियॉन क्रिप्टॉन का अलग बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये किसी भी गैस का फंडामेंटल स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इस स्पेक्ट्रम से हम किसी भी गैस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आप उसे कोई केमिकल टेस्ट, कोई दूसरे फिजिकल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस स्पेक्ट्रम के ज़रिए भी आप गैस को मालूम कर सकते हैं कि कौन सा गैस है और किस गैस का स्पेक्ट्रम है। हर गैस का एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मौजूद होता है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, इस लाइन स्पेक्ट्रम को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन एक्सप्लेन नहीं किया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बल्कि इसके साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था, नील बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया। किसने, नील बोहर ने इस लाइन स्पेक्ट्रम को मज़ीद आगे एक्सप्लेन किया कि यहाँ से कुछ स्पेसिफाइड रेडिएशन गायब क्यों है, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक उनके पास क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम बन रही थी, लेकिन हकीकत में कौन सा, रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक कौन सा स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। लेकिन नील बोहर ने कहा कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किसने किया था, नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो नील बोहर ने, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, कि रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस से जब सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है, जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, कौन स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन वहाँ पर कौन स्पेक्ट्रम बना था, एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो उस लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उस लाइन स्पेक्ट्रम को किसने एक्सप्लेन किया, नील बोहर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, एक फार्मूला था, तो हमारे पास भाई एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होता है -13.6 Z²/n²। ठीक है, आपके पास क्या था, एक फार्मूला था, सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फार्मूला है, इससे हम किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या मालूम कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन मालूम कर सकते हैं।
देखिए फर्स्ट शेल मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये आपके पास क्या है, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसको जब एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट आपका Z कितना होता है, 1 होता है। तो अब इस Z की जगह ए इलेक्ट्रॉन एनर्जी बराबर है -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो Z 1 के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के लिए मेरे पास क्या है, n का स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। इस तरह दूसरे शेल की कितनी होगी, दूसरे शेल के लिए एनर्जी होगी 13.6, हाइड्रोजन है तो 1 ही आएगा, दूसरे शेल के लिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो दूसरे शेल की जो एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ठीक है। इस तरह तीसरे शेल की कितनी होगी, -1.51, और चौथे शेल की होती है -3 के लिए होती है -1.51, और A4 के लिए चौथे शेल के लिए होती हैं -0.85, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर यहाँ तक। तो बस क्या है, चारों शेल की एनर्जी कितनी होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, -13.6, दूसरे शेल की कितनी होती है, -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थर्ड शेल कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे शेल की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी है, सेकंड शेल की इतनी है, थर्ड शेल की इतनी, और फोर्थ शेल की इतनी एनर्जी होती है। तो जितना आप बाहर की तरफ मूव करते हैं उतनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही होती है। देखिए -13.41 है, ठीक है, फिर देखिए -13.41 है, दूसरी की है -3.41 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, माइनस में क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू क्या बढ़ रहा है, एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने देखा कि फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी, सेकंड की इतनी, थर्ड की इतनी, फोर्थ की इतनी एनर्जी है। जब इन्होंने हाइड्रोजन को क्या किया, हीट किया, यानी गैस को क्या किया, इन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था, फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ठीक है, हीट करने के बाद उसे क्या मिला, एनर्जी मिली। जब एनर्जी मिली, उसने इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, जंप कर लिया नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर, यानी पहले ऑर्बिट से कहाँ पर आ गया, दूसरे ऑर्बिट के अंदर। नील बोर ने क्या कहा था कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। नील बोर ने क्या कहा था कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब ये है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी सेम नहीं होती, जिस तरह यहाँ पर अलग एनर्जी है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, तो हर इलेक्ट्रॉन की, यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो जब इसने एनर्जी गेट कर ली, हासिल कर ली, तो इसने क्या कर ली, जंप कर लिया, दूसरे शेल के अंदर आ गया, पहले शेल से कहाँ पर आ गया, दूसरे शेल से आ गया, ठीक है। या इसने जंप कर ली, मज़ीद एनर्जी हासिल करने के बाद इसने कहाँ पर जंप कर लिया, तीसरे शेल के अंदर इसने जंप कर लिया, सही है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या होता है कि हायर एनर्जी लेवल के अंदर, यानी यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर और ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इट्स ऑन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट के अंदर वो स्टेबल होता है। अपने से हाई एनर्जी में वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक प्रोसेस नहीं रख पाता। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करता है, वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करता जाता है, जंप करता रहता है। लेकिन हमने भी क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के अंदर क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करके, पर इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर लिया, लॉस कर लिया। तो इसने कहाँ पर जंप कर लिया, इसने जंप कर लिया दूसरे ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। यानी तीसरे से इसने जंप कर लिया, दूसरे के अंदर इसने जब जंप कर लिया, तो यहाँ से इसने क्या निकाला, ये इसने जितनी एनर्जी हासिल की होगी वो इतने क्या करेगा,
उतनी एनर्जी वो निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, क्या कर लेगा, इतनी एनर्जी जितनी इसने गेन की थी उतनी वो बाहर निकालेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से फिर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी वो क्या करेगा, जितनी एनर्जी उसने गेन की होगी उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब उस गैस को उसने हीट किया सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, एनर्जी गेन की। गेन करने के बाद उसने क्या कर लिया, जंप कर लिया हाई एनर्जी लेवल के अंदर। जब हाई एनर्जी लेवल के अंदर उसने गेन किया, जंप किया, जब उसने एनर्जी लॉस की तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डी एक्साइट हुआ, उसने अपनी एनर्जी को लॉस किया। तो लॉस किसी फॉर्म में कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में किया। ठीक है, यही वो रेडिएशंस हैं, यानी वो वेवलेंथ है। ये क्या है, वही रेडिएशंस है जिसने क्या बनाया, जिसने बनाया था लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बनाया था, लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना, लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बना जिसमें यहाँ पर क्या है -13.6 पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, दूसरी की है -3.41 की एनर्जी है, तीसरी की है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली ये बैंड चेंज नहीं हो रहा, बल्कि -13.6 और -3.4 के अंदर तकरीबन -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 10.2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इस तरह -3 से 1.5 तकरीबन अप्रोक्स 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। इस तरह इसके दरमियान में क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से अगर यहाँ पर 13.6 से फिर -13.5 होता, फिर -13.4 होता, फिर -13.3 होता, तो इसमें से जो स्पेक्ट्रम बनता, वो स्पेक्ट्रम कौन सा बनता, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता। कौन सा स्पेक्ट्रम बनता, अगर ये कंटिन्यूसली 13.6 फिर 13.5 फिर 13.4 फिर 13.3 फिर 13.2 फिर 13.1, तो इससे जो रेडिएशन निकलती कौन सी निकलती, कंटिन्यूस निकलती। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एनर्जी का ही डिफरेंस इतना है। पहले शेल के अंदर, पहले और दूसरे शेल के दरमियान कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, -10.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फिर इस तरह तीसरे और दूसरे के दरमियान में कितना डिफरेंस है एनर्जी का, 2.2। इस तरह 4 और 3 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है, तकरीबन आधा डिफरेंस है। 0.8 का डिफरेंस तो होगा, अप्रॉक्स 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से यहाँ से जो फोटोन एक्सीट आउट हुए, जो फोटोन यहाँ से निकले, तो वो क्या आते हैं, वो लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बजाय उन्होंने जो स्पेक्ट्रम बनाया, कौन स्पेक्ट्रम बनाया, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी लाइन स्पेक्ट्रम को नील बोहर ने अपने मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 से N1 के अंदर जंप करता है। ठीक है, फर्क आपके पास क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास बराबर है, जंप कहाँ से कर रहा है, N2 से जंप करता है N1 तक, तो क्या है मेरे पास N2 माइनस N1 हो जाएगा। ठीक है, N2 की क्या होता है, इनफाइनाइट में इन्फिनिटी में चला जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया नील बोहर ने। तो आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।